अपने ही लोगों पर किस देश की सेना गोलियां और बम बरसाती है? पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही निर्दोष निहत्थे लोगों पर बम गिराए हैं, लेजर गाइडेड बम। LS-6, वो भी एक नहीं 8 बम। 30 से ज्यादा लोग मारे गए, उसमें दुधमुहे बच्चे तक हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो कांप जाएंगे। ये है पाकिस्तान, और इसीलिए पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं कई प्रोविंस, वो खैबर पख्तूनवा हो या बलूचिस्तान हो। पाकिस्तान क्यों इम्प्लोड करने वाला है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रतिशोध की शुरुआत करते हैं। पहले यह खबर देखिए, भारत से शर्मनाक हार पर इमरान खान का तंज। इमरान ने मुनीर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबको धोया। इमरान ने कहा पाकिस्तान आर्मी चीफ खुद बल्लेबाजी करें। पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अंपायर बनाने के लिए कहा। इमरान खान इस समय पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी बहन अलीमा खान ने पत्रकारों से बात करते हुए ये सब कहा। इमरान खान की बहन ने ये सब कहा है। पाकिस्तान जिस बुरी तरह क्रिकेट में पिटा है, उसके बाद ये रिएक्शन आया है, देखिए जरा। मुनीर को खुद बल्ला लेकर उतर जाना चाहिए और अंपायर बनना चाहिए मुख्य न्यायाधीश को, तभी हम जीतने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक बड़ा सटायर है इमरान खान का। इमरान खान कह रहे हैं कि जिस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट को पाकिस्तान में हाईजैक कर लिया गया है, क्रिकेट तक उससे अछूता नहीं है, उसमें तो लग रहा है कि अब असीम मुनीर ही हर एक डिपार्टमेंट में मुखिया के तौर पर होंगे, तभी वहां का काम चलेगा। और ये बात इमरान खान की तरफ से तब आई है जब खैबर पख्तूनवा में, आप जानते हैं खैबर पख्तूनवा से ही इमरान खान का ताल्लुक है, वहीं से वो आते हैं, और वहां पर उन्हीं की ट्राइब को निशाना बनाते हुए, पश्तूनों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की वायुसेना ने 8 बॉम्ब गिराए, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भड़का हुआ है। खैबर पख्तूनवा में नरसंहार के खिलाफ विरोध चल रहा है। पाकिस्तान सेना ने सो रहे लोगों पर किया हमला। चीनी JF-17 विमानों से पाकिस्तानी लोगों पर लेजर गाइडेड प्रिसिशन बॉम्ब गिराए। पाकिस्तानी हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी हमले में मारे गए लोगों में दुधमुहे बच्चे भी हैं। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो कांप जाएंगे। देखिए, जब ये चादर हटाई गई, वहां पर खड़ा हुआ आदमी दहाड़ मारकर रोने लगा। यहां पर दुधमुहा बच्चा भी है, महिलाएं भी हैं, जवान भी हैं, और वहां का हर एक नागरिक इस समय जो खैबर पख्तूनवा में रहता है, वो ये कह रहा है कि यहां पर इस वैली में ये हमला क्यों किया गया, अपनों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की अफवाज ने हमला क्यों किया। वो बेहद बेहद नाराज हैं। पाकिस्तान के निशाने पर मुनीर आर्मी है, खासा गुस्सा भड़का हुआ है। और अब आने वाले दिनों में वो जो हमले 700 से ज्यादा एक साल के अंदर आप देख चुके हैं TTP के, वो और ज्यादा तेज हो सकते हैं, और वहां के लोगों के दिलों में TTP के लिए हमदर्दी और उमड़ सकती है। और इसीलिए लग रहा है कि अब आने वाले दिन पाकिस्तान आर्मी के लिए खैबर पख्तूनवा में और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। जनरल सेना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है। दुधमुहे बच्चों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो आपने गलत किया, उसके बाद जख्म में मिर्च और नमक लगाने वाला बयान वहां की पुलिस के। देख, तो आर्मी ने मुंह सिल रखे हैं, केवल पुलिस स्टेटमेंट दे रही है। और पुलिस क्या कह रही है कि वहां हमने आतंकियों को मारा है। अमन करके आतंकवादी, एक मसूद करके आतंकवादी, 2 आतंकवादी थे जो यहां बॉम्ब बना रहे थे इस प्रेमाइसिस में, और उन्हीं के बारूद के फटने से धमाका हुआ। कितना बड़ा झूठ! देखिए, जो नरसंहार इन्होंने किया है खैबर पख्तूनख्वा में, ये उनकी जो कह रहे थे कि पाकिस्तान टूटने की, इसकी नहीं, लास्ट की है ये। इतनी बड़ी घटना, अपने ही लोगों को JF-17 और 6 ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, चाइनीज बॉम्ब, उससे निशाना बनाया। और किस लिए बनाया ये सुनिए, और हमारी जनता को जानने की बहुत जरूरत है। वहां पर एक एम्बुश हुआ था, मालूम है? एम्बुश में पाकिस्तान के 12 मारे थे। पाकिस्तान की सेना का है, पाकिस्तान के आर्मी के 12 लोग मारे गए थे दक्षिणी वजीरिस्तान में, जो एम्बुश करके हमला किया गया था TTP की तरफ से, उसमें जिसकी संख्या एक्चुअली 60 है। 60 लोग मारे गए। आर्मी के 60 लोग मारे गए थे TTP के हमले में। हाँ, जी देखिए, अल जजीरा कहता है कि नहीं 22 हैं, और जो एक्चुअल वहां के लोग कहते हैं वो कहते हैं 60 के आसपास है। उसका बदला, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी मिलिट्री नहीं जा सकती, पाक मिलिट्री फ्रंटियर कोर को यूज करते हैं, नहीं जा सकती। वहां पर इवन सप्लाई जो होता है बाय एयर होता है, ना तो गाड़ियों से भी नहीं जा सकते। तो बदला लेंगे तो कैसे लेंगे, और सबक कैसे सिखाएंगे? और इनका कहना है कि 4 वहां से जो तालिबान आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, जिन्होंने ये घटना की थी, तो उसका बदला। सर, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आपने आम लोगों को वहां निशाना बनाया है,
यहां के लोगों में टीटीपी के लिए, अफगानिस्तान के लिए हमदर्दी और उमड़ेगी और इनके खिलाफ तो गुस्सा और ज्यादा भड़केगा। कॉमोडोर बहल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हालांकि ऑन द वे हैं, कहीं ट्रैफिक में वो फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, चर्चा में तो हिस्सा लूंगा, शो मस्ट गो ऑन। बहुत स्वागत है सर। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जगह ऐसी है जिसके बारे में आप लोगों ने यहां हमेशा बताया है कि पश्तून वो कौम है जिन्होंने कभी किसी की गुलामी मंजूर ही नहीं की। हमारे सीमांत गांधी, जिनको हमने भारत रत्न दिया था 1987 में, वो भी यहीं से आते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, ना ब्रिटिशर्स की गुलामी उनको मंजूर थे। और 100 साल पहले इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें कह रहे थे कि अगर बंटवारा हुआ तो हमको भारत के साथ जाना है। उस जगह पर इस तरह की बमबारी के आने वाले दिनों में पाकिस्तान से अलगाव की हवा को और हवा देने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशा, इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश जी की वहां पे आने वाले समय में भड़केंगी चीजें, क्योंकि आप कभी भी फाइटर जहाज का इस्तेमाल नहीं करते अपने लोगों के ऊपर, और खासकर प्रिसीजन वेपन्स के साथ जो कि सटीक होते हैं। और ये कहना कि वो बारूद का भंडार पे अटैक किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप विलेज की फोटोग्राफ देखें तो पूरी की पूरी तरीके से घर जो है नष्ट हो गए हैं, क्योंकि 8 बॉम्ब गिराए गए हैं और उनका कोलेटरल डैमेज से दूसरे घर भी है वो बर्न कर रहे हैं। अगर आप उनकी पिक्चर्स को देखें तो। और सर ये इसकी मेगा पिक्चर, इसकी बड़ी पिक्चर एक और है जनरल सिन्हा, मैं आपसे वो जानना चाहता हूं। मीर यार बलोच ने ट्वीट किया है कि यहां पर आने वाले दिनों में आजादी के लिए तड़प और तेज होगी। मतलब बलूचिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है उसको बहुत क्लोज, और उनकी सीमाएं आपस में मिलती है दोनों प्रोविंसेस की। मतलब ये है कि ये दोनों मिलके कहीं एक होके अलग ना हो। देखिए ये तो आप उन्होंने हाथ जोड़ लिया है। हाँ। और ये सारा जो आ रहा है वो आपको अफगानिस्तान से, क्योंकि उनके वहां भी गढ़ है। तो बलूच का जो खास करके टीटीपी के साथ में बीएलए और माजिद ब्रिगेड, जिसको माजिद ब्रिगेड, तो मतलब माजिद ब्रिगेड टीटीपी आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करेंगे क्या? या चल रहे हैं काम उनके? वो कर रहे हैं और भी ज्यादा होगा, यही कहना वाले। और देखिए जैसे आपने सुना था कि क्वेटा के अंदर में आपने कहा 70 किलोमीटर आपने ही बताया था, ये जगह बच गई है जो कि उनके मेन कंटोनमेंट। यहाँ पेशावर का जो कंटोनमेंट है, यहाँ 12 कोर है, वहां पर 11 कोर है। 11 कोर से ये कहते हैं कि वहां तो जा ही नहीं सकती। जो आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में जो परिस्थितियां हैं वो इतनी ज्यादा सख्त हो गई हैं और मोर और लेस इज लिबरेटेड, जहां आप नहीं आर्मी की भी रसद को आप कोर हेडक्वार्टर के लिए जब चॉपर का यूज करते हैं, इन्होंने एक चॉपर यूज और एक चीज और है सर, यहाँ पे जो सरकार है, जो प्रांतीय सरकार है, वो तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान की पार्टी की है। अली अमीन गंडापुर वहां के सीएम हैं और उन्होंने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है मारे गए लोगों के परिजनों के लिए। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए, टीटीपी के लिए इनकी सहानुभूति और बढ़ेगी वहां के लोगों की, और आर्मी के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी पाकिस्तान की आर्मी के लिए? पूरी बढ़ जाएगी। मैं आज एक चैनल में था और वहां के सबसे बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके साथ बैठा था, उनका गुस्सा फुट रहा था पाकिस्तान के सेना के, खास करके आसिम मुनीर। वो कहते हैं वो करना चाहते हैं, चाइना को दिलाना चाहते हैं और अमेरिका को दिलाना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी इनके कैपेबिलिटी के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। और ये इस जो KW, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको आप पहले किसी जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते थे, इसकी सीमा गिलगिट बाल्टिस्तान से भी लगती है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए जरा। गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत की आग फिर भड़की, प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पाकिस्तान की फौज, संसाधनों पर कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पूरी तरह बंद, सीपेक पूरी तरह से ठप है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि यहां का पूरा रिसोर्स है उसकी लूट हो रही है और केवल पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वो समृद्ध हो रहा है, या फिर जो विदेशी हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका, उनको लूट करने दी जा रही है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आप देखिए बलूचिस्तान किस तरीके से झंडा बुलंद कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो आप देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क जाने वाली आने दिनों। और गिलगिट बाल्टिस्तान भी ये कह रहा है कि अब और वो नहीं चलेगा जो पाकिस्तान यहां करता रहा। तो सर ये कितने हिस्सों में टूटेगा पाकिस्तान? देखिए ये तो आपको जग जाएगा, 4 हिस्से में तो टूटना ही टूटना है। आपने कहा गिलगिट बाल्टिस्तान, POK, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सिंध भी टूटेगा। और सराकी मूवमेंट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी शुरू हो चुकी है। जो आप बड़ी बात करें, 29 सितंबर का डेट है POK का आया है
कि आप लोग वहां पर इतनी बड़ी ये होगा संघर्ष, कहते एक भी पाकिस्तानी, वो कहते हैं पाकिस्तानी जो मेनलैंडर है नहीं घुस सकता पीओके के अंदर। 29 का डेट है। और हमारे, आपने रक्षा मंत्री को सुना होगा, उन्होंने कहा है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीओके हमारे साथ आके मिलेगा, हमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन पीओके, उन्होंने आज बयान दिया है, कोई जरूरत नहीं है पीओके। और उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में जनजी का मूवमेंट, और ये हमारे रक्षा मंत्री ने आज दिया है बयान, वहां पर वो जो चीजें पक रही है ना, खिचड़ी नहीं है ये, जो आग उबल रहा है, आप देखिएगा बहुत जल्दी होने वाला। तो इसको एक लाइन में अगर कहना हो तो कह लीजिए भाग मुनीर भाग। अब मुनीर के भागने के लिए जमीन कम पड़ने वाली है और अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि या तो जिंदा नहीं बचेगा या कहीं एग्जाइल में या कहीं बंकर के नीचे छिपा हुआ मिलेगा। जिस तरह के हालात खुद पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी कितने दिनों तक ये बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन की खुली चेतावनी। अगली खबर देखिए, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। खैबर पख्तूनवा में बमबारी को बताया शुरुआत। खैबर पख्तूनवा वो जगह है, जब अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेशन चला रहा था तो बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनवा में आ गए थे। जो आप जानते हैं अफगानिस्तान के साथ खैबर पख्तूनवा ये जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसकी बाउंड्री लगती है। और इसीलिए इसको लेकर ये जो बयान दिया गया है पूर्व प्रेसिडेंट की तरफ से अफगानिस्तान के, बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत हो गई। बहुत करीब बैठे हुए हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं वहां क्या चल रहा है, और उनका कहना यह है कि यहां तो टूटने की शुरुआत हो गई। अब जरा उस मुल्क के लोगों को जो ये कहते थे कि हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान, अब उनको अकल आएगी। मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। देखिए आपने वहां से सुना कैसे वहां से आवाज उठी, आप तो डेली बताते हैं और आप रिव्यू ऑफ सिचुएशन करते हैं। जो ये सिचुएशन है, देखिए आप अपने लोगों को मारने लगे, बौखलाहट से मारे, जस्ट बिकॉज आपकी सेना कुछ नहीं कर रही है। आप पूरे बिक चुके हैं अमेरिका के हाथ में। आपको बडगाम अभी कहते हैं हमें वो बडगाम हमें लेना है, वो एयरपोर्ट, उसके लिए कर रहे हैं आप। तो क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं अमेरिका कि हम कैपेबल हैं, जबकि आपकी फौज OWL AL, हम इसको तो एब्सेंट विदाउट लीव, ओवर स्टे ऑफ लीव, इतनी ज्यादा हो चुकी है और पूरे के पूरी सेना भी इनके पीछे पड़ गई है, मुनीर जी के पीछे। अभी बताया था सर ने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि 80% लोग पाकिस्तान की फौज के ऐसे हैं जिनकी असल में तैनाती इधर बलूचिस्तान के इलाके में थी। वो 80% लोग छुट्टी पर हैं, कहते हैं हमको नहीं आना, हमको मरने के लिए वहां पर छोड़ रहे हैं बलूचिस्तान में। ये हालात हैं। कॉमोडोर बहल आपके पास आने वाला हूं, जल्दी से आ जाइए स्टूडियो, अगर हो सकता है गाड़ी तेज मत चलवाइएगा। हालांकि ये खबर देखिए, पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। मोरक्को में प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा पीओके अपने आप हमारा होगा। अभी जनरल सिन्हा ने यह खबर आपको प्रियम करते हुए बताया, पीओके में मांगे उठने लगी हैं, आपने नारेबाजी सुनी होगी। यह भी कहा रक्षा मंत्री ने। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने बयान जारी करते हुए उनके बयान का समर्थन किया है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बलूचिस्तान गणराज्य भारत के रक्षा मंत्री के बयान की सराहना करता है। तो ये जो खबर है इसका डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है, ये जो खबर है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये जो खबर है इसका फ्यूचरिस्टिक इंपॉर्टेंस है। कॉमोडोर बहल इसको आपको बताएंगे। कॉमोडोर बहल। बिल्कुल, मीर यार बलोच ने पहले अपना फ्रीडम, बलूचिस्तान की फ्रीडम के बारे में अनाउंस किया था आज से 2 महीने पहले। उसके बाद से जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो अपने आप को एक स्टेट्समैन की तरह देखते हुए बोलते हैं, यानी कि एक फ्री देश का जो लीडर बोल रहा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। छोटी सी बात मैं पीओके के अंदर बताना चाहता हूं आपको। पीओके में 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और तो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो पीओके में, खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान में 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं आती। उनके जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है, जो चीन से सामान आता है, वो वहां पे अटका हुआ है। उसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। वो चाहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके ऊपर टैक्स लगाए, जबकि ये स्पेशल ऑटोनोमस रीजन है, इस पे ये टैक्स चलते नहीं है और कोर्ट ने भी यही बोला है। इस वजह से उनके अंदर की आप देखिए, पंजाब के साथ तो आप सारी सिग्नल सर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बस जल्दी से आ जाइए स्टूडियो तो मजा आ जाए। समय रहते रहते अगर आ जाएं तो फिर क्या बात है। और बलूचिस्तान में नवरात्र के मौके पर जय माता दी की गूंज। आप जानते हैं माता हिंगलाज यहीं पर हैं। बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में उमड़े भक्त श्रद्धालुओं का हुआ जोरदार स्वागत। तुम ही हिंगलाज महारानी, तुम ही शीतला और विज्ञानी। आप अगर पढ़ते हैं चालीसा तो ये लाइनें आपके दिमाग में होंगी। और माता का ये बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ हिंगलाज। और आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है
हिंगलाज मंदिर को तोड़ने की बड़ी कोशिशें हुई वहां कट्टरों की तरफ से, कट्टर मुसलमानों की तरफ से, लेकिन जो भी गया वहां उसके साथ अपने आप ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई कि फिर उसने हाथ जोड़ लिए कि माता तुमसे बड़ा कोई नहीं। और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जय माता दी के नारे लग रहे हैं। अब आने वाले दिनों में तो और जोर से आप ये नारे लगते हुए देखेंगे जनरल सिन्हा। ये बलूचिस्तान के अंदर में जो कहते हैं ना, जो हिंदुओं और मुस्लिम की एक्चुअल जब हम कहते हैं ना, वो दोस्ती दिखाई देती है खाली बलूचों की, क्योंकि वो कहते हैं नानी की मंदिर, वो मुझको मानते हैं। और आपने जो बात कही, तो हिंगलाज है जो रिवर है हिंग, उसके बगल में बसा हुआ है। आपको 50 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, रोड नहीं है वहां। और उसके ऊपर एक ज्वालामुखी है, वहां ज्वालामुखी के लिए सीढ़ी चढ़ते हैं और ये सारे बलूच चढ़ते हैं, वहां मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। वो कहते हैं हम नानी के घर आए हैं। और हिंदू तो जाते ही हैं, 44 लाख हिंदू हैं अभी, उसमें से तकरीबन 3 से 4 लाख जाते हैं। और 15 मई को हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ था, 10 मई को, 15 मई को बड़ी बात उठी थी और हिंगलाज मंदिर से ही उठी थी। सर, मैं इसको जब गूगल कर रहा था, मैंने यहाँ से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें पढ़ी कि पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के लोगों को भी ये कह दिया गया है कि यहाँ पर मत जाना, पहले हमने करके देख लिया है, बड़ा एडवेंचर हो गया था हम लोगों के साथ और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि इस जगह को मत जाना, टच मत करना। एब्सोल्युटली, वहाँ जाते भी नहीं है। वो पूरा का पूरा इलाका बिगड़ है, उन्होंने डेवलप नहीं करने दिया। ये थी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान रहा, उन्होंने इसको डेवलप नहीं, उन्होंने ट्राई किया था इसको, आपने कहा ना, उनके हाथ जल गए। और एक पुरानी ज्वालामुखी है जिसके ऊपर चढ़ते हैं, और मुसलमानों का, खास करके बलूचों का बहुत, उन्होंने कोई नाम रखा है सर इसका, आर्मी वालों ने प्रोहिबिटेड एरिया या कुछ रखा हुआ है नाम कि डोंट गो देयर, वहां चले मत जाना वरना बुरे हाल हो जाएंगे। 50 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। 51 हम कहते हैं ना, हमारे वो ज्ञान जो पीठ है, शक्ति पीठ, उसका एक पीठ है और वहां सर गिरा है। जब विष्णु जी ने काटा था सर, आपको पता है ना, सती माता का शव लेकर जा रहे थे शंकर जी, तो फिर वो उनका विछोह बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर विष्णु जी को लगा कि अगर इस तरीके से शरीर रहा ही आएगा तो इनका फिर वहां से मोह जाएगा नहीं, और इसलिए उन्होंने ये किया था। हाँ, और उनका सर वहां गिरा है, तो आप सोचिए कितनी उसकी पवित्रता होगी। हाँ। और आज हम नवरात्र के समय ये बात कर रहे हैं, जहां गिरे वो आप सब जानते हैं कि शक्तिपीठ हुए, और हिंगलाज माता की तो महिमा निराली है। और अभी चल रहे हैं नवरात्रि, माता हिंगलाज की जय। अगली खबर देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बड़ा बयान, सऊदी अरब से हिजबुल्लाह चीफ की अपील, पुराने मतभेदों को सऊदी अरब भुला दे, इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और हम सऊदी अरब के साथ अपने मतभेदों को भुला दें, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, इजराइल भी जिस तरीके से वहां मार रहा है अपने दुश्मनों को, तो वो दुश्मन भी जो एक दूसरे के साथ कभी अदावतें रखते थे, अब कह रहे हैं एकजुट हो जाओ, पहले इजराइल से निपटो फिर आपस की देख लेंगे। लेकिन सर, ये क्या इजराइल के खिलाफ ये एकजुटता उसका जो अपना संकल्प है उसको डिगा सकता है क्या? ये कुछ दिनों का है, देखिएगा सारे ठंड पड़ जाएंगे। सऊदी अरेबिया ना कतार में आ गया, उसने कर दिया, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती थी, मगर मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया हिजबुल्लाह के साथ हाथ जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा मरे हुए हो आप, ये जाएंगे तो खुद मरेंगे। अभी एर्दोगान थोड़ा सा उछल कूद रहे हैं, वो करते हैं कि हमास भी कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो कहते हैं ये लोग तो रेजिस्टेंस फोर्स हैं, मगर उनका भी दिन आने वाला है, इजराइल नहीं छोड़ने वाला इन लोगों को। और देखिए, मेरा तो ये मानना है, जो ये जिहादी फोर्सेस है, दे मस्ट गो, जो 3 H's हैं, अदरवाइज दुनिया के लिए, हमारे लिए भी बुरा समय आएगा यदि ये नहीं जाते हैं। तो वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है और वही लोगों की लड़ाई जो कट्टरता के अगेंस्ट में पूरे विश्व के लिए बेड़ा उठाया हुआ है। अरे ही देखिए, ये फ्रांस, यूके जो आ रहे हैं, जो बातें करते हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि इनको रोक ले किसी तरह। इजराइल तो करेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो डिटरमिन्ड है। कोई भी आतंकवाद को कहीं भी किसी भी रूप में अगर पनपा रहा है तो ये कभी ना सोचे कि ये आतंकवाद का दानव एक दिन जब दूसरों से फारिग होगा तो उसको छोड़ देगा ना, उसका पेट कभी नहीं भरता, पनपाने वाले को भी खाता है। पाकिस्तान भुगत रहा है। और अगला, गाजा पर इजराइल का हमला जारी, गाजा सिटी पर आईडीएफ का जबरदस्त अटैक, इजरायली सेना ने विस्फोटकों से भरे बख्तरबंद वाहनों को रिमोट से उड़ाया, आसपास की रिहायशी इमारतें भी मलबे में तब्दील हुई। ये आईडीएफ यहाँ किस किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, हर दिन हम आपको बता रहे हैं। गाजा को समतल करके गाजा का एकदम ही नया स्वरूप सामने लाना चाह रहा है इजराइल, और अमेरिका भी इसमें साथ दे रहा है। आप
बाद में अमेरिका के भी बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं गाजा को लेकर, लेकिन फिलहाल यहां पर कम से कम जो यहां से गंदगी हटाने वाला काम है वो तो इजराइल कर रहा है। नहीं, इजराइल तो कर रहा है। देखिए, लोग जो उसके पक्ष में खड़े होते हैं, तो मैं ये कहता हूं, बोलते हैं 50 बंधक हैं, उसमें 23 उस बचे हैं, आप उनको वापस कीजिए। 2000 बोलते हैं हमास, मगर उनको वापस कीजिए ना। 20 लाख लोग हैं, मगर आप अभी भी 2000 के साथ खड़े। कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, 3 को कल मारा है पब्लिकली, और उस तरह से मारा है जो आपने देखा होगा किसी जगह में ISIS कत्ल करता था और ऐसे उन्होंने गोली मारी है पैर से मार करके। तो देखिए, ये कट्टरता हैज टू गो। मैं नहीं मानता, मैं भी उनके रखता हूं दर्द, जो मारे जा रहे हैं उनको बहुत तकलीफ है, मगर है क्या कि वहां पर जो आपने जिहाद शुरू किया है, इन लोग क्यों नहीं खड़े होते? हमास 20 केवल 2000 बचे हैं अभी। कोई कहता है कि नहीं 20,000 और पैदा कर लिया, ऐसा नहीं है। 2000 एग्जैक्ट फिगर है। और मैं तो ये आपके माध्यम से ये कहूंगा कि हमास के लोग जो वहां पर हैं गाजा में, गार्जियन प्लीज स्टैंड अगेंस्ट दिस हमास। क्यों आप मरना चाहते हैं? मेरे ख्याल से रुकेगा यदि जस्ट आप 23 जो भी बचे हैं उनको वापस कीजिए, लेकर आइए, लड़िए। यदि हम लोग होते तो शायद, यदि आप वहां होते तो आप जरूर खड़े होते। 2000 जो ये कट्टरपंथी हैं, जो कि टेररिस्ट हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होइए। देखिए, उसके बाद यदि कट्टरपंथियों के खिलाफ हमेशा हर जगह लोगों को आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये पनपता है तो एक दिन फिर ये जाहिर है ये भस्मासुर हो जाता है। और गाजा पर इजराइल का हमला जारी। गाजा सिटी पर IDF का जबरदस्त अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने विस्फोटकों से भरी बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया है। ये खबर मैंने आपको दिखाई किस तरीके से वहां ऑपरेशन चल रहा है। और अगली खबर यह है, तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास को क्लीन चिट दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमास को क्लीन चिट दी। अब ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहते हैं, इसलिए ये क्लीन चिट दे रहे हैं। एर्दोगन ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया। हमास आतंकी संगठन नहीं है, प्रतिरोध वाला समूह है, एर्दोगन ने कहा। गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है, एर्दोगन ने कहा। गाजा में हत्याओं के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं, एर्दोगन यहां पर आपको यूनाइटेड नेशंस के मंच पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमास तो असल में एक प्रतिरोध करने वाला समूह है, वो एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो इस तरीके का कोई आतंकवादी संगठन नहीं है जिसको इजराइल वहां पर हटा रहा है। ये देखिए, ये जो नजरिया है कि हम ये इसी नजरिए की वजह से आज वर्ल्ड सफर कर रहा है सर। और मुझे लगता है कि जब तक दुनिया में फूट डाल कर राज करने वाली जो नीयत है वो कायम है, मुझे लगता है चलता भी रहेगा। एब्सोल्युटली। देखिए, एर्दोगन आज के दिन में हमास को कोई नहीं मानता, इज रेजिस्टेंस फोर्स, ये मानते हैं। और कुछ लोग जो हैं अरब वर्ल्ड में भी ये शायद मानते हों, खुलकर नहीं आते। मगर अमेरिका भी इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। इवन UN के अंदर में इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास के ऊपर नहीं, फिलिस्तीनियों के ऊपर नहीं, हमास को मानते हैं। कैसे ये यूनाइटेड नेशन के अंदर में बैटिंग कर सकते हैं? और इन NATO के सदस्य हैं ये। तुर्की NATO का सदस्य है। ओपन मंच में इस तरह की बातें करना, मेरे ख्याल से यदि कहते हैं तो पाकिस्तान भी नहीं कहता कि हमास को नहीं कहता कि ये रेजिस्टेंस फोर्स है। कुछ लोग बोलते होंगे, आसिम मुनीर बोलते होंगे, मगर ये बहुत बड़ी चीज है जो वर्ल्ड मस्ट टेक ए नोट ऑफ इट। नेक्स्ट ये देखिएगा बमबारी। पहल स्वागत है आपका। हाँ, बहुत स्वागत है। आपने इतने हैवी ट्रैफिक के बावजूद शो में पहुंचना था तो पहुंचना था। क्या बात है, भागते दौड़ते आप आए। और अगली खबर भागते दौड़ते मैं आपको बता देता हूं, फिलिस्तीन पर मैक्रो ने ट्रंप को दिया झटका। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान। ब्रिटेन कनाडा के ऐलान के बाद फ्रांस का बड़ा फैसला। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन की मान्यता का विरोध किया। तो ये सतत रूप से ये एक पैरेलल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, जहां पर कई देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के संदर्भ में सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हम इसको मान्यता देते हैं। मैक्रो ने ट्रंप को झटका दिया है इस मामले में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन कनाडा के ऐलान के बाद फ्रांस का बड़ा फैसला। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन की मान्यता का विरोध किया है। अब ये जो चल रहा है सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इसका असल में ऑन ग्राउंड हासिल क्या है? देखिए, ऑन ग्राउंड हासिल तो कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि मेन रीजन क्या है, चाहे वो 147 हो, 151 देश हो, ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है। लेकिन नेतन्याहू ने जो करता है, क्या उसको ट्रंप को बता के करता है? ट्रंप को ना भी बताए, जैसे उन्होंने कतर पे अटैक किया, जो कि एलाय है उनका, स्ट्रॉन्ग एलाय, उनका बहुत बड़ा बेस है, तो क्या उसने परमिशन ली थी? ट्रंप कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सुत्ती पई सी, पंजाबियों बोलते हैं ना, मैं तो सोया हुआ था। मैं तो सोया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर
ये नेतन्याहू फिर भी अटैक करते हैं, हमले करते हैं, इनको बैकिंग है। 1/3 फंडिंग जो आती है ट्रंप की वो आती है ज्यूस से, और 1/3 आती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। दोनों को दोनों चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को एक बारी में ही रिजॉल्व कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, ये भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को बता रहे हैं कि देखो हमने तो पूरी कोशिश की थी, क्योंकि राइट्स चल रहे हैं कई जगह पे, इटली में चल रहे हैं और दूसरे यूरोपियन देशों, मैंने खुद देखा एक्चुअली वहां पे प्रोटेस्ट यूरोप के अंदर कैसे चल रहे हैं। लेकिन उन प्रोटेस्ट का फायदा क्या है जो ऑन द ग्राउंड कुछ कर नहीं पा रहे। तो मतलब ये कल वाले दिन में अगर ये पूछा जाता है कि आप किधर खड़े हुए थे, तो सिर्फ ये बता सकें कि देखो हमने तो ये कह दिया था, और ताकि वक्त पढ़ने पर सनद रहे वाली जो बात होती है जनरल सिन्हा, एक चीज कह रहे हैं, आज 12:30 बजे जो इनकी मीटिंग है ट्रंप के साथ मुस्लिम देशों की, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपने आप को डाल दिया, उस मीटिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, लेकिन ट्रंप क्या अपने उस दायरे से बाहर निकल पड़ेंगे डीप स्टेट के, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या ट्रंप अपने डीप स्टेट के प्रेशर से बाहर आकर कुछ कहते हुए दिखाई देंगे, या असल में एक बार फिर उसी के छाया में रहते हुए ट्रंप का कद छोटा दिखाई देगा? इसका इंतजार दुनिया कर रही है, वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर इटली में बवाल हुआ है, पीएम मेलोनी की नीतियों से लोग नाराज हैं, फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग हुई है। मिलान, रोम, वेनिस में हिंसक झड़पें हुई हैं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है, हिंसक झड़प में 60 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। जनरल सिन्हा, मुझे ये लग रहा है वही शरणार्थी हैं ये, जिन्होंने वहां वैसे भी बवाल मचा रखा है, और उनको इस बार एक बहाना मिला हुआ है। 100%। देखिए, जो मेलोनी है, ये मैं कहता हूँ एक प्रैग्मेटिक लीडर है। वो नहीं होते कि समय के साथ रोटी सेक लीजिए, जैसे मैक्रोन साहब की है। आज मैक्रोन की जो ट्रीटमेंट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, अभी उसकी खबरें तो चली रही हैं। तो देखिए ये जो है, और इनकी पब्लिक रेटिंग मालूम है 20% से नीचे, जो ये लोग करते हैं, जो गए हैं, इवन इंक्लूडिंग स्टेमा। तो ये कोई मान्यता नहीं कहते, 155 देश मान्यता इवन भारत देता है। मैं तो बोल सकता हूं, मेरी अपनी सोच है कि ये 2 नेशन थ्योरी इज ए रॉन्ग थ्योरी। इंडिया 10 लाख लोग छोड़िए, मेरे को बात रखने दीजिए। 2 नेशन थ्योरी से जब बंटवारा हुआ, 10 लाख हिंदुस्तानी मारे गए थे। कौन लेगा ये? मेरे अरे आपके रिलेटिव है, आपके रिलेटिव। आप कहेंगे डोनेशन थ्योरी अच्छी है, आप मेलोडी की बातें करते हैं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी टू नेशन थ्योरी इज रॉन्ग थ्योरी। 10 लाख इंडियन मारे गए आजादी के बाद, ये कैसे बात सकते हैं? तो फिर क्या आपको क्या लग रहा है, भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड इसलिए क्योंकि ताकि वो भी कह सके कि वक्त पड़ने पर सनद रहे? 40 से मैंने मान लिया, मैं नहीं मानता 2 नेशन थ्योरी। अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनना चाहिए। कुछ और कह रहा हूं, कैसे बातें करते हैं आप? एक मिनट, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो जो 2 नेशन थ्योरी थी, वो एक देश के 2 विभाजन किए गए थे, जबकि जब पैलेस्टीन के लैंड के अंदर बना है इजराइल। और क्या बात है, 48 की बात है। यू से कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अच्छा है। देखिए, नहीं, इंडिया खराब था, क्या बातें करते हैं? इसमें मैं जनरल साहब से थोड़ा डिफर करता हूं कि ये दोनों 2 नेशन थ्योरी से नहीं है। और अगर आप 22 लाख लोगों को भूखा मार रहे हैं, नहीं, वो जनरल सिन्हा ये कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी एट द एंड ऑफ द डे इज 2 नेशन थ्योरी, डोंट सेग्रीगेट इट। That 2 nation theory existed. No, there is a difference. There is a very big difference. क्योंकि 22 लाख लोगों को आप घर कहां देंगे? और ये 22 लाख लोगों का घर पहले यहां था, ज्यूस के आने से पहले यहां पे था। आपको हिस्ट्री भी कर बात हमने करी थी 1917 फिलिस्तीन वाले मामले में आप क्या आप इमोशनल होके सोच रहे हैं? नहीं जी, सुनिए, इजराइल के अंदर में 1 करोड़ लोग रहते हैं, उसके मेरे ख्याल से 32% फिलिस्तीनीज हैं जिनको मिला है वहां का। क्या बातें करते हैं? क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो नैरेटिव पैदा, क्या सर हिलाने से नहीं चलेगा? जाके पढ़िए, या तो आपको ज्ञान हो, आपको फिलहाल आगे बढ़ता हूं। पेरू की सड़कों पर जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट, राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पेरू के लीमा में सड़कों पर भयंकर बवाल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जहां भी दुनिया में अनरेस्ट है, प्रतिशोध, हर एक खबर आपके सामने लाकर रखता है, और ये खबर भी आपके सामने। यहां देखिए एक बार फिर से राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। पेरू के लीमा में सड़कों पर भयंकर बवाल हुआ है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत हुई है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े।
ये यहाँ पर जो चल रहा है सर, ये इसका पेरू का बहुत हिस्ट्री है सर। 1980 से लेकर 2000 तक यहाँ लेफ्ट विंग मूवमेंट थी जिसको सप्रेस किया था। 70,000 के करीब लोग मरे थे। उसके बाद ये जो अभी की डीनो है, जो अभी की प्रेसिडेंट, इन्होंने एक एक्ट पास किया है कि कोई भी आर्मी, जो मिलिट्री है, पुलिस है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वो एक्ट के अंतर्गत अगर वो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में करप्शन, 5 पास्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं इधर के, उन लोग करप्शन केसेस में जेल में, अभी लेटेस्ट जो है वो 13 साल की जेल उसको मिली है। और ये जो डीनो बोल रही है वो खुद भी करप्शन में लिप्त है। इस वजह से जेन जी सड़कों पे उतर आया है। तो देश सेवा के नाम पर करप्शन करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। देश सेवा करने की कहते हो तो करो, दिल से करो, लेकिन उसकी आड़ में अपना घर मत भरो। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप ट्रैफिक के बीच में से यहाँ तक पहुंचे, आखिरकार वक्त रहते पहुंचे, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।